सवेरे के ठीक 5 बजे थे। आसमान में हल्की सी लालिमा फैल रही थी और सीमा से लगे उस छोटे से कस्बे की सड़कें अभी नींद में डूबी हुई थीं। तभी अचानक सेना की एक काली गाड़ी तेज रफ्तार में आकर रुकी। गाड़ी से जो औरत उतरी वह साधारण नहीं थी। उसके कंधों पर कर्नल के स्टार चमक रहे थे। नाम था कर्नल अदिति राठौड़। उम्र करीब 40। चेहरा कठोर लेकिन आंखों में अजीब सी संवेदनशीलता। यह वही इलाका था जहां पिछले कुछ महीनों से हथियारों की तस्करी, फर्जी एनकाउंटर और गरीब आदिवासियों की गुमशुदगी की खबरें लगातार आ रही थीं। पर हर बार जांच राजनीतिक दबाव में दबा दी जाती थी। अदिति को दिल्ली से सीधे आदेश मिला था, ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए बिना किसी को खबर किए। और यही वजह थी कि वह बिना किसी स्वागत, बिना किसी प्रोटोकॉल के खुद यहां पहुंची थी। इस इलाके का सबसे बड़ा नाम था स्थानीय विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह, जो बाहर से जनता का मसीहा और अंदर से अपराध का संरक्षक माना जाता था। पुलिस, प्रशासन, मीडिया सब उसकी मुट्ठी में थे। अब तक जितने अफसर आए या तो तबादला हो गया या वे खुद चुप हो गए। लेकिन अदिति अलग थी। वह सिर्फ फाइलें पढ़कर फैसला करने वालों में से नहीं थी। वह जमीन पर उतरकर सच देखने वाली अफसर थी। उसी सुबह वह कस्बे के सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां पिछले हफ्ते मुठभेड़ में मारे गए 3 युवकों के शव लाए गए थे। रिकॉर्ड में वे नक्सली थे, पर उनकी मांओं की आंखों में जो चीख थी वह किसी आतंकवादी की मां की नहीं हो सकती थी। अदिति ने बिना कुछ कहे सब सुना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और वहीं उसे पहली दरार दिखी। गोलियों की दिशा, दूरी और समय सब कुछ झूठ बयां कर रहा था। अस्पताल से निकलते वक्त एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मैडम, सच विधायक के बंगले के पीछे दफन है। अदिति रुकी नहीं, लेकिन उसके दिमाग में वह वाक्य हथौड़े की तरह बजने लगा। शाम होते होते उसकी मौजूदगी की खबर विधायक तक पहुंच चुकी थी। उसने फोन पर हंसते हुए कहा, एक और अफसर आई है, 2 दिन में चली जाएगी। उसी रात अदिति ने अपने कैंप में बैठकर इलाके की हर पुरानी रिपोर्ट, हर शिकायत, हर बंद केस को दोबारा खंगालना शुरू किया। उसे समझ आ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ बंदूक या वर्दी की नहीं, बल्कि सत्ता, डर और सच के बीच की थी। और उसे यह भी एहसास हो चुका था कि अगर वह एक कदम भी गलत रखेगी तो या तो उसका मिशन खत्म होगा या फिर वह खुद। दूर कहीं विधायक के बंगले की छत पर वीरेंद्र प्रताप सिंह एक गिलास शराब हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। उसे अभी अंदाजा नहीं था कि इस बार सामने जो खड़ी है वह कोई आम अफसर नहीं, बल्कि वह औरत है जो आदेश मानने से पहले सच को सलाम करती है। और इसी टकराव की नींव पर एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश की राजनीति, सेना और प्रशासन को हिला देने वाली थी। अगली सुबह कर्नल अदिति राठौड़ ने अपने कैंप से निकलते हुए तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ कागजों पर भरोसा नहीं करेंगी। उन्हें जिंदा गवाह चाहिए थे, सच बोलते लोग चाहिए थे। और इसके लिए उन्हें उस डर की दीवार को तोड़ना था जो विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने सालों में खड़ी की थी। सबसे पहले वह उस आदिवासी बस्ती में पहुंची जहां से मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का ताल्लुक बताया गया था। सेना की गाड़ी देखते ही लोग पहले तो घरों में दुबक गए, लेकिन जब अदिति खुद बिना हेलमेट, बिना हथियार, सिर्फ वर्दी में आगे बढ़ी तो एक बूढ़ी औरत रोते हुए उसके पैरों से लिपट गई। मैडम, मेरे बेटे को रात में उठा ले गए थे, सुबह लाश मिली। उस एक वाक्य ने अदिति के भीतर बैठे अफसर को नहीं बल्कि इंसान को झकझोर दिया। उसने पूरी बस्ती में बैठकर सबकी बातें सुनी, कैसे पुलिस रात में आती थी, कैसे विधायक के आदमी नाम लिखते थे, कैसे विरोध करने वालों को देशद्रोही बता दिया जाता था। हर गवाही एक ही दिशा में इशारा कर रही थी। लेकिन जैसे ही अदिति ने बयान दर्ज करने शुरू किए, उसी वक्त तहसीलदार का फोन आया। मैडम, विधायक जी आपसे मिलने आ रहे हैं। कुछ ही देर में 4 गाड़ियों का काफिला धूल उड़ाता हुआ पहुंचा। बीच वाली गाड़ी से वीरेंद्र प्रताप सिंह उतरा। सफेद कुर्ता पायजामा, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में साफ अहंकार। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, कर्नल मैडम, हमारे इलाके में आपका स्वागत है। आप चाहें तो ये सब जांच हम देख लेंगे। अदिति ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मैं किसी का इलाका नहीं देखती, मैं सिर्फ सच देखती हूं। आसपास खड़े अधिकारी चौंक गए। विधायक की मुस्कान कुछ सेकंड के लिए जमी, फिर वह हंसा। आप सेना में हैं, राजनीति समझना आपके बस का नहीं। यह वाक्य अदिति के लिए चुनौती था। उसने वहीं सबके सामने आदिवासियों से पूछताछ जारी रखी
और यही बात विधायक को चुभ गई। उसी शाम जिले के एसपी ने अदिति को अलग से मिलने बुलाया और दबे शब्दों में समझाने लगा कि ऊपर से दबाव है मैडम, ज्यादा आगे गई तो मुश्किल हो सकती है। अदिति ने शांत स्वर में कहा, मुझ पर सिर्फ देश का दबाव है। उस रात पहली बार अदिति की निगरानी शुरू हुई। उसके कैंप के बाहर अजनबी गाड़ियां दिखने लगी, फोन टैप होने लगे, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दिल्ली से आया एक गोपनीय संदेश उसके हाथ लगा। उसकी जांच को संवेदनशील बताते हुए सीमित करने का आदेश। यह साफ था कि विधायक की पकड़ सिर्फ जिले तक नहीं, राजधानी तक फैली हुई थी। उसी रात अदिति ने फैसला लिया कि अब वह अकेले नहीं खेलेगी। उसने अपने पुराने कोर्समेट मिलिट्री इंटेलिजेंस की महिला अधिकारी मेजर नीलाक्षी को बुलाया। दोनों ने मिलकर उन फर्जी एनकाउंटरों और हथियारों की सप्लाई चेन की कड़ी जोड़नी शुरू की। तभी उन्हें पता चला कि विधायक के बंगले के पीछे एक पुरानी खदान है जहां रातों में ट्रक जाते हैं। यही वह जगह थी जिसका जिक्र अस्पताल में उस बुजुर्ग ने किया था। अगली रात अदिति खुद सिविल कपड़ों में वहां पहुंची। ड्रोन से रिकॉर्डिंग शुरू हुई और पहली बार साफ दिखा सेना के मार्किंग वाले हथियार जिनका इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं था। उन्हें नक्सलियों के नाम पर गायब दिखाया गया था। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। अंधेरे में हमला हो चुका था। अदिति और नीलाक्षी किसी तरह जान बचाकर निकली, लेकिन यह हमला एक संदेश था, हद पार मत करो। अगली सुबह पूरा मामला उल्टा घुमा दिया गया। मीडिया में खबर चली कि कर्नल ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऑपरेशन किया। विधानसभा में खुद विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बयान दे दिया कि सेना राजनीति में दखल दे रही है। अदिति समझ चुकी थी कि अब यह लड़ाई खुलकर लड़ी जाएगी। या तो वह सबूतों के साथ सिस्टम को झुका देगी या सिस्टम उसे कुचल देगा। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक ठंडी दृढ़ता थी। उसने अपने ऑफिस की दीवार पर लगे तिरंगे को देखा और बुदबुदाई, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। दूर कहीं विधायक अपने कमरे में बैठा अगली चाल चल रहा था। उसे लग रहा था कि उसने एक महिला अफसर को घेर लिया है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि अदिति ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं वे सिर्फ एक जिले की नहीं, बल्कि पूरे सत्ता तंत्र की नींव हिला देने वाले हैं। और यह टकराव अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा था, यह एक युद्ध बन चुका था, सच बनाम सत्ता। कर्नल अदिति राठौड़ अब समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक विधायक की कहानी नहीं है, यह उस पूरे तंत्र की कहानी है जो वर्दी, संविधान और सत्ता तीनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। दिल्ली से आई चेतावनी के बाद भी उसने अपनी जांच धीमी नहीं की, बल्कि और ज्यादा सटीक कर दी। उसने खुले ऑपरेशन बंद कर दिए और खामोशी से काम शुरू किया। मेजर नीलाक्षी के साथ मिलकर उन्होंने पिछले 5 साल के हर फर्जी एनकाउंटर, हर गायब हथियार और हर तबादले का डिजिटल नक्शा बनाया। इस नक्शे में एक बात साफ दिख रही थी, हर बार जब कोई ईमानदार अफसर सवाल उठाता, उसके खिलाफ या तो झूठा केस बनता या फिर उसकी निजी जिंदगी को निशाना बनाया जाता। और इन सब के केंद्र में कहीं ना कहीं विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह का नाम उभर कर आता। इसी बीच अदिति को एक गुप्त संदेश मिला कि सेना के ही एक वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे खेल में शामिल हैं। यह खबर उसके लिए सबसे बड़ा झटका थी, क्योंकि अब लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की हो चुकी थी। उसी रात उसके कैंप में अचानक छापा पड़ा। सेना की ही एक टीम आई और उस पर अनुशासनहीनता और गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगा दिया गया। अदिति को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की तैयारी थी, लेकिन अदिति पहले से तैयार थी। उसने अपने सारे सबूत सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर दिए थे और एक हिस्सा सुप्रीम कमांड के एक भरोसेमंद चैनल तक पहुंचा दिया था। हिरासत के दौरान जब उसे सवाल किए जा रहे थे, उसी समय मीडिया में एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो गया। पुरानी खदान के भीतर ट्रकों में लदे हथियार, विधायक के खास आदमी की आवाज और तारीख के साथ रिकॉर्डिंग। यह वीडियो आग की तरह फैला। विधानसभा से लेकर सोशल मीडिया तक हड़कंप मच गया। विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे डीप फैक्ट बताया और सीधा आरोप अदिति पर लगा दिया कि एक महिला कर्नल सेना की छवि खराब कर रही है। लेकिन खेल अब उसके हाथ से निकल चुका था, क्योंकि वीडियो के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड और तबादलों की फाइलें भी सामने आने लगी। उधर हिरासत में बैठी अदिति को बताया गया कि उसे अगले दिन दिल्ली भेजा जाएगा, लेकिन रात के अंधेरे में ही मेजर नीलाक्षी ने उसे खबर दी कि आदिवासी बस्ती से एक जिंदा गवाह सामने आने को तैयार है। विधायक का पूर्व ड्राइवर, जो सालों से अपराधों का हिस्सा रहा था,
और अब डर के साए में जी रहा था, अदिति ने जोखिम उठाया। उसने हिरासत से आधिकारिक अनुमति लेकर मेडिकल मूवमेंट के बहाने उस गवाह से मुलाकात की। ड्राइवर ने रोते हुए बताया कि कैसे रातों में लाशें खदान में दफन की जाती थीं, कैसे चुनाव के समय हथियार बांटे जाते थे और कैसे हर ऑपरेशन से पहले ऊपर से हरी झंडी आती थी। उसकी गवाही रिकॉर्ड होते ही अदिति जान गई कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन इसी बीच विधायक ने आखिरी चाल चली। उसने आदिवासी इलाके में हिंसा भड़का दी और सारा दोष सेना पर डाल दिया। हालात इतने बिगड़े कि केंद्र सरकार को सेना बुलानी पड़ी और यहीं पर अदिति पर सीधा आरोप आया कि उसकी जांच से माहौल खराब हुआ। उसे निलंबन का नोटिस थमा दिया गया। कागज हाथ में लेते हुए अदिति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि यह नोटिस नहीं बल्कि डर का सबूत है। उसी दिन सुप्रीम कमांड से एक विशेष जांच समिति के गठन की खबर आई, जिसमें न तो राज्य सरकार का दखल था और न ही स्थानीय प्रशासन का। समिति ने सबसे पहले अदिति के सारे सबूत अपने कब्जे में लिए और विधायक को पूछताछ के लिए तलब किया। वीरेंद्र प्रताप सिंह पहली बार डरा हुआ था। विधानसभा की शान, भीड़ की तालियां, सब उसके हाथ से फिसल रहा था। पूछताछ के दौरान जैसे जैसे परतें खुली, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग बदलता गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि समिति के सामने एक ऐसा नाम आया जिसने सबको चुप कर दिया। सेना का वही वरिष्ठ अधिकारी जिसने सालों तक राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस खेल को संरक्षण दिया था। अदिति को एहसास हुआ कि सच सामने लाना जितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल उसे जिंदा रखना है। लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने समिति के सामने साफ कहा, अगर देश की सुरक्षा के नाम पर निर्दोषों का खून बहाया जाए तो वह सुरक्षा नहीं, अपराध है। यह बयान अगले दिन हर अखबार की सुर्खी बना। विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन अदिति का निलंबन अभी भी कायम था। लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ उसे देशद्रोही कह रहे थे, कुछ उसे नायिका। और इसी उथल पुथल के बीच अदिति अपने खाली कैंप में बैठी तिरंगे को देख रही थी। उसे पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ एक मोर्चा था, असली फैसला अभी बाकी है। क्योंकि जिन लोगों की जड़ें सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में हैं, वे इतनी आसानी से हार नहीं मानते और कहीं ना कहीं कोई अगली चाल चल रहा है, जो या तो अदिति को इतिहास बना देगा या फिर एक मिसाल। कर्नल आदित्य राठौड़ के निलंबन को 3 हफ्ते हो चुके थे और इन 3 हफ्तों में उसने पहली बार महसूस किया कि वर्दी उतरते ही सिस्टम कितनी बेरहमी से अपने ही लोगों को भुला देता है। कैंप खाली हो चुका था, सुरक्षा घटा दी गई थी, सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई थी और जिस इलाके में वह कल तक आदेश देती थी, वहां आज वह एक आम नागरिक की तरह चल रही थी। लेकिन यह सन्नाटा उसे कमजोर नहीं बल्कि और तेज बना रहा था, क्योंकि इस खामोशी में उसे साफ दिखाई दे रहा था कि कौन उसके साथ है और कौन सिर्फ मौके का साथी था। सुप्रीम कमांड की विशेष जांच समिति अपनी रिपोर्ट लगभग पूरी कर चुकी थी। विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह न्यायिक हिरासत में था, मगर उसके नेटवर्क की जड़ें अभी भी जिंदा थीं। अदालतों में तारीखें, मीडिया में बहसें और सोशल मीडिया पर अदिति के चरित्र पर सवाल, सब कुछ एक साथ चल रहा था। कभी उसे सिस्टम तोड़ने वाली कहा जा रहा था, तो कभी महत्वाकांक्षी महिला अधिकारी। इन सब के बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेजर नीलाक्षी का तबादला एक दूर दराज इलाके में कर दिया गया। बिना किसी कारण के, सिर्फ एक आदेश पर अदिति समझ गई कि यह संदेश उसके लिए है, तुम्हें अकेला किया जा रहा है। लेकिन उसी अकेलेपन में उसे एक नया सहारा मिला। वही आदिवासी महिलाएं जिनकी आवाज पहली बार उसने सुनी थी, वे चुपचाप उसके पास आने लगी। कोई खाने का डिब्बा रख जाता, कोई दुआ दे जाता। उन्हें कानून नहीं पता था, मगर उन्हें इंसाफ की पहचान थी। इसी बीच समिति की रिपोर्ट का एक हिस्सा लीक हो गया, जिसमें साफ लिखा था कि फर्जी एनकाउंटर, हथियारों की तस्करी और राजनीतिक संरक्षण के ठोस सबूत मिले हैं। इस लीक ने दिल्ली से लेकर राज्य की सत्ता तक हलचल मचा दी और यहीं से अदिति के खिलाफ आखिरी दांव खेला गया। एक पुराने केस को दोबारा खोला गया। 10 साल पहले का एक ऑपरेशन जिसमें अदिति की यूनिट शामिल थी, उस पर आरोप लगाया गया कि उस ऑपरेशन में अत्यधिक बल प्रयोग हुआ था। मीडिया ने इसे ऐसे उछाला जैसे यही उसका असली चेहरा हो। अदिति को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कमरे में बैठे अधिकारी वही थे जो कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। आज सवालों में जड़ था, लेकिन अदिति शांत थी।
उसने हर सवाल का जवाब तथ्यों के साथ दिया, क्योंकि उसे पता था कि यह जांच नहीं बल्कि बदले की कार्रवाई है। उसी दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर पीछे हट जाओ तो सब ठीक हो सकता है। अदिति ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसी रात उसके घर के बाहर गोलियां चली। जानलेवा नहीं थी, मगर चेतावनी साफ थी। मामला अब सिर्फ पेशेवर नहीं, निजी हो चुका था। अगली सुबह अदिति ने एक फैसला लिया। वह चुप नहीं बैठेगी। उसने प्रेस के सामने आने का निर्णय किया, बिना वर्दी, बिना किसी राजनीतिक समर्थन के, सिर्फ सच के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने न कोई आरोप लगाया, न कोई नारा दिया। उसने सिर्फ दस्तावेज रखे, तारीखें, नाम, आदेश, और यह बताया कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल निर्दोषों को मारने के लिए किया गया। उसने साफ कहा कि अगर मुझे सजा मिलती है तो मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन सच को दफन नहीं होने दूंगी। यह बयान आग की तरह फैल गया। जनता पहली बार उलझन में थी। एक तरफ सत्ता के दावे, दूसरी तरफ एक महिला अधिकारी की शांत लेकिन ठोस बात। अदालत में विधायक के वकीलों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन गवाहों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वही ड्राइवर, वही आदिवासी और कुछ अंदरूनी अफसर भी अब सामने आने लगे थे, क्योंकि डर की जगह उम्मीद ने लेना शुरू कर दिया था। लेकिन हर उम्मीद की कीमत होती है। एक शाम अदिति को खबर मिली कि उसके पिता, जो रिटायर्ड फौजी थे, अचानक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। डॉक्टरों ने कहा तनाव। अदिति उनके पास बैठी रही। पिता ने उसका हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, अगर डर गई तो सब बेकार हो जाएगा। यह वाक्य अदिति के लिए आदेश बन गया। उसी रात सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच समिति की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और सीबीआई स्तर की जांच के आदेश दिए। विधायक की जमानत रद्द कर दी गई और उस वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया। सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई, क्योंकि यह पहली बार था जब वर्दी और कुर्सी दोनों पर एक साथ सवाल उठ रहे थे। लेकिन अदिति का निलंबन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह जानती थी कि सिस्टम जीतता नहीं, थकाता है, और वह यह भी जानती थी कि अगला कदम सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि जब सच बहुत करीब आ जाता है तब सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है। आखिरी रात जब वह अपने कमरे में बैठी फाइलें देख रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं रह गई है, यह उन सबकी कहानी बन चुकी है जो चुप रहकर जीते आए थे। उसने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन तय किया कि चाहे जो हो, चाहे उसे वर्दी मिले या न मिले, यह लड़ाई अब अधूरी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं बल्कि रास्ता बनाने के लिए लड़ी जाती हैं, और कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि अगला सवेरा फैसला लेकर आएगा। या तो सिस्टम बदलेगा या वह खुद इतिहास में दर्ज हो जाएगी। बारिश के बाद की वह सुबह असामान्य रूप से शांत थी, जैसे पूरा शहर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट में विशेष जांच समिति और सीबीआई की संयुक्त रिपोर्ट पेश की जानी थी, और अदालत के बाहर भीड़ नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। कर्नल अदिति राठौड़ बिना वर्दी के साधारण साड़ी में अदालत पहुंची। न कोई सुरक्षा, न कोई कैमरे की तरफ देखना। उसके चेहरे पर वही ठहराव था जो युद्ध से पहले होता है। रिपोर्ट पढ़ते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। फर्जी एनकाउंटरों की पूरी श्रृंखला, हथियारों की तस्करी का नेटवर्क, चुनावी हिंसा और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किए गए अपराध, सब कुछ दस्तावेजों और गवाहियों के साथ दर्ज था। विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह को कोर्ट ने साजिश, हत्या और देशद्रोह के आरोपों में दोषी ठहराया, और उसकी सारी राजनीतिक हैसियत उसी पल ढह गई। उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उस वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को भी सेवा से बर्खास्त कर आपराधिक मुकदमे के आदेश दिए गए। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि वर्दी हो या पद, कानून से ऊपर कुछ नहीं। और इसी एक पंक्ति ने पूरे देश में हलचल मचा दी। मीडिया, जिसे कल तक विवादित कर्नल कह रहा था, आज उसी अदिति को सिस्टम से टकराने वाली अफसर कहने लगा। लेकिन अदिति के लिए असली फैसला तब आया जब कोर्ट ने उसके निलंबन को दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए तुरंत बहाल करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि उसकी जांच ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। अदालत से बाहर निकलते समय किसी ने तालियां नहीं बजाईं, कोई नारा नहीं लगा, लेकिन कई आंखों में आंसू थे, खासकर उन आदिवासी महिलाओं की जिन्होंने दूर खड़े होकर अदिति को हाथ जोड़कर देखा। अदिति ने भी सिर्फ सिर झुकाकर अभिवादन किया, क्योंकि उसे पता था कि यह जीत शोर की नहीं
आत्मसम्मान की होती है। कुछ महीनों बाद अदिति को एक नई पोस्टिंग मिली, सीमा से दूर, नीति निर्धारण के स्तर पर, जहां फैसले बंदूक से नहीं कलम से होते हैं। बहुतों ने कहा कि यह सॉफ्ट पोस्टिंग है, लेकिन अदिति जानती थी कि असली बदलाव वहीं से आता है। उसने अपने पहले आदेश में साफ लिखा कि किसी भी ऑपरेशन में नागरिक हानि की स्वतंत्र समीक्षा अनिवार्य होगी। उधर विधायक का साम्राज्य ढह चुका था, उसके लोग गवाह बन चुके थे, और जिस बंगले के पीछे कभी लाशें दफन होती थीं, वहां अब जांच एजेंसियों की मुहर लगी थी। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन इसका असर यहीं तक सीमित नहीं रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से अफसर, जवान और आम लोग अदिति को पत्र लिखने लगे। कुछ ने अपने डर बताए, कुछ ने अपने सवाल, और कुछ ने सिर्फ इतना लिखा, हमें उम्मीद मिली। अदिति ने हर पत्र का जवाब नहीं दिया, लेकिन हर शब्द उसने संभाल कर रखा, क्योंकि वह जानती थी कि बदलाव एक फैसले से नहीं, लगातार खड़े रहने से आता है। आखिरी दृश्य में अदिति एक ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही थी। खेत, नदियां और गांव पीछे छूट रहे थे। उसके हाथ में वही पुरानी फाइल थी जिस पर सबसे पहले उसने सच लिखा था। उसने फाइल बंद की और हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि शायद उसने दुनिया नहीं बदली, लेकिन उसने यह जरूर साबित कर दिया कि अगर एक औरत, एक अफसर अकेले भी सच के साथ खड़ी हो जाए तो सबसे मजबूत सत्ता भी हिल सकती है। और यही इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी।